सीटेट जुलाई 2013 का पेपर फर्स्ट का चाइल्ड साइकोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 21 to 30 इस वीडियो में देखेंगे। इसके लिए कुछ वर्ड है: पोर्टफोलियो, अनुकरण, काज, पेंसिल जांच, स्कीमा, अनुकरण, जेडपीटी, व्यक्तिगत विहीनता, और इधर कुछ डिजिट का जो बार बार पूछता है इसको आप वीडियो रोक करके लिख लेंगे, देख लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में है डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न होती है। पहला नंबर है सांस्कृतिक कारक, दूसरा नंबर है सेरेब्रल डिस्फंक्शन, चौथा है संवेगात्मक विघन और चौथा व्यवहारगत विघन। देखिए अधिगम अक्षमता के अतिरिक्त मतलब 3 के कारण आ रहा होगा और 1 के कारण नहीं होगा, ये चीज हम लोग को देखना है। पहला सांस्कृतिक, तो लग रहा है सांस्कृतिक कारण, सांस्कृतिक कारक, दूसरा सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघन और व्यवहार। देखिए सेरेब्रल मतलब होता है माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। सेरेब्रल डिस्फंक्शन में मस्तिष्क की एक ऐसी विकृति है जिसमें व्यक्ति बोलने, लिखने तथा लिखे हुए शब्द को समझने में अस्पष्टता तथा अनियमितता प्रकट करता है। दूसरा नंबर ऑप्शन में है इसके संवेगात्मक विघन, इमोशनल डिजीज जो है, इमोशनल लॉसेज जो है वो है। चौथा बिहेवियरल है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन होगा पहला सांस्कृतिक कारक के अलावा सब का सब अधिगम अक्षमता है। तो 21 का होगा पहला, ये अधिगम अक्षमता में इस चीज का लेना देना नहीं है। 22 नंबर में एक समावेशी विद्यालय, फिर समावेशी विद्यालय, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछता रहता है। पहला है शिक्षार्थियों के निर्योग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। अच्छा, दूसरा है शिक्षार्थियों की क्षमता की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए व्यक्ति प्रतिबद्धता है। तीसरा है शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है। चौथा है विशेष रूप से योग शिक्षार्थी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से परिचित होता है। तो इसका बेस्ट है शिक्षार्थी की क्षमता की परवाह किए बिना, मतलब कौन कैसा विविध तरह के व्यक्तिगत के विद्यार्थी रखा जाता है, विशिष्ट बालक को भी रखा जाता है, विशेष आवश्यकता वाले बालक को भी रखा जाता है और समान बालक भी, सबको रखा है, सबको एक समान मान करके समावेशी शिक्षा दिया जाता है। तो 22 का होगा दूसरा। चलिए 23 नंबर में प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को पहला है अधिगम निर्योग नहीं कर सकते, दूसरा ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समांतर विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया। सही बात है, विद्यालय आज के डेट में प्रतिभाशाली बच्चों को उतना सामान ही नहीं उपलब्ध करवा पा रहा है। देखते हैं अब तीसरा शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, हाँ कर लेते हैं। चौथा है अन्य शिक्षार्थी के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। दूसरा नंबर बेस्ट है इसका कि ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो समांतर विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, मतलब 23 का दूसरा। 24 नंबर में हम लोग देखते हैं डॉट डॉट के कारण प्रतिभाशालीता होती है। पहला मनोसामाजिक कारक, दूसरा अनुवांशिक रचना, तीसरा वातावरण अभिप्रेरणा और चौथा में दूसरा और तीसरा। देखिए प्रतिभाशाली होने का मतलब दोनों चीज का योगदान होता है, अनुवांशिकता का भी योगदान होता है और वातावरण का। कई क्वेश्चन पीछे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान रखिएगा। अनुवांशिकता का भी प्रभाव होता है और वातावरण का, इसमें अलग अलग दिया है, दूसरा में अनुवांशिकता और तीसरा में वातावरण और चौथा में दिया दूसरा और तीसरा। तो दूसरा मतलब दोनों को हम लोग काउंट करेंगे। तो 24 में हो जाएगा 4th नंबर इसका। 25 में है बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। पहला शिक्षार्थी को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। सही बात है, ये बहुत जरूरी है, बच्चा को क्या सीखना और कैसे सीखना है, ये अच्छा ऑप्शन है, मुझे तो यही लग रहा है। आगे देख रहे हैं। दूसरा एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, नहीं नेवर। तीसरा है निरंतर विकास देते रहना, नहीं। चौथा सीखने वाले व्यक्तिगत कार्य करना, नहीं। पहला सही है 25 का कि बच्चों को सीखने के लिए शिक्षार्थी को यह छूट होनी चाहिए कि वो कैसे सीखना चाह रहा है और क्या सीखना चाह रहा है। 26 नंबर में हम लोग देखेंगे गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है।
पहला है डिस्प्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और डिसलेक्सिया। तो यही से क्वेश्चन दिया गया है। डिसलेक्सिया मतलब पठन विकार, डिसग्राफिया मतलब लेखन संबंधी विकार, डिसकैल्कुलिया मतलब गणित विकार, डिस्प्रेक्सिया मतलब गतिक समस्या। देखिए डिस्प्रेक्सिया होगा, इसमें क्वेश्चन है गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है, तो डिस्प्रेक्सिया होगा। दूसरा ऑप्शन में है इसके 26 का दूसरा होगा, 26 का दूसरा नंबर होगा। उसी तरह डिस्पेजिया है, खाना निगलने के संबंधी समस्या होता है। अफेसिया है, भाषा घात होता है इसमें। अस्पेक्सिया है, वाक संबंधी विकार होता है बोलने। एप्रेक्सिया है, चेष्टा क्षमता होता है। इसे आप लोग नोट कर लेंगे, इंपोर्टेंट है ये। 27 नंबर में है अधिगम निर्योग्यता, ऑप्शन है नीचे, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होता है, नहीं होता है। दूसरा एक स्थिर अवस्था है, नहीं ऐसा नहीं कि एक निर्योग्यता आ जाए तो बच्चे में हमेशा ही रहेगा, नहीं, वो बदलता रहता है, वो परमानेंट नहीं होता है, इसलिए गलत है। तीसरा एक चर अवस्था, हाँ चर मतलब होता है बदलना। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग एक्स और वाई मानते थे, एक्स वाई मान करके पढ़ते थे तो वो चर कहते थे, तो बदलता था उसका मान, तो ये सही होगा। निर्योग्यता, अधिगम निर्योग्यता हो सकता है बाद में बच्चा सीख जाए, उसमें प्रोग्रेस आ। चौथा जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, तीसरा बेस्ट मारिए। इसमें 27 का तीसरा के चर है, फिक्स नहीं है। 28 में डॉट डॉट के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। पहला है परिणामों की आशा करना, नहीं परिणाम की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, यही छटा गया पहले। चलिए बाकी पर देखते हैं। समस्या को पहचानना, समस्या समाधान का पाठ है। समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पाठ है उसका। चौथा है संभावित युक्तियों को खोजना, संभावित युक्तियों को खोजना, हाँ ये तीनों है। तो अतिरिक्त वाला ऑप्शन ये मांगना चाह रहा था, तो पहला परिणाम की आशा करना, परिणाम की आशा कभी नहीं करना चाहिए। 29 नंबर में है एक शिक्षक को, नीचे ऑप्शन दे रखा है पहला दूसरा तीसरा। फर्स्ट में व्याख्या पर अधिक ध्यान देना चाहिए, कभी नहीं, व्याख्यान पर केवल खाली ध्यान देकर क्या होगा। दूसरा में शिक्षार्थी द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए, नहीं, शिक्षार्थी के द्वारा जो भूल है उसको भयंकर नहीं मानते हम लोग, बल्कि बच्चा कैसे सीखता है, क्या सीखा वो पता चलता है हम लोगों को। इसके बाद है तीसरा में शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, नहीं। चौथा है बच्चे शिक्षार्थी विचारों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, नहीं। बेस्ट इसका है पहला तो व्याख्यान पर अधिक बल देना चाहिए, तो न फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, चौथा। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए, बाद में करना। जब जो विचार अपना व्यक्त कर रहा है उस समय व्यक्त करने दीजिए, और उस समय में उसको टोकना ठीक नहीं है, उसके बाद उसको बता कि हम यहाँ पे ये काम जो किए थे वो गलत था। इस आधार पर इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा। वैसे काफी कॉम्प्लेक्स है चारों ऑप्शन। चलिए 30 में है सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए बहुत अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होता है तो वह अत्यंत नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, कारण जानना चाहता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, बच्चों के अंदर में बच्चा बहुत अच्छा से तैयारी कर लेता है, हर चीज कर लेता है, मेहनत से पढ़ लेता है, लेकिन उसके अंदर में एक तरह का घबराहट होता है जब फाइनल एग्जाम के दिन बैठता है, फाइनल एग्जाम में। तो इस प्रकार के बच्चों में प्रायः जो है वो समझिए कि रैंडम इमोशनल इम्पल्स की कमी है, रैंडम इमोशनल इम्पल्स की कमी है, अकस्मात संवेगात्मक ताकि कमी है उसके अंदर, इसीलिए ऐसा प्रॉब्लम होता है। वैसे ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि क्या दे रखा है इसमें। पहला शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। दूसरा शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। तीसरा शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। चौथा निरीक्षक शिक्षिका को ड्यूटी पर है, शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका होती है और वह स्वभाव में बहुत कठोर है। नहीं, इन सब बात से लेना देना नहीं। वही रैंडम इमोशनल इम्पल्स, अकस्मात संवेगात्मक, और बहुत सारे बच्चों को पिछले 10 साल से मैं देख रहा हूँ, कई तरह के बच्चे ऐसे आते हैं जो हर साल कुछ ना कुछ बच्चे ऐसा गलती करके आते हैं, वो एग्जाम में बड़ा नर्वस हो जाते हैं। तो उसके पीछे रैंडम इमोशनल इम्पल्स है,
का सामना वो नहीं कर पाते। तो ये ऑप्शन नंबर 1 में